के तू चला है जलती आंच पे, डर है कि पिघल न जाएं सपने कांच के। एक दिन सबको मिल जाएगा खुद ही अपने आप, कह के तू न दे किसी को बातों के जवाब। तू हारना नहीं जब तक दिल में जीत है, जीत है। सब कुछ मुमकिन है अगर तुझ में उम्मीद है, उम्मीद है। तू भूल जा बस ये मुश्किल अब क्या चीज है, चीज है। सब कुछ मुमकिन है अगर तुझ में उम्मीद है, उम्मीद है। आसान नहीं है सफर तेरा, आया नहीं है हश्र तेरा। मिलती अगर है नाकामियां, राहों में है जो दुश्वारियां, ये लिख ले तेरी कोशिशें जाएंगी ना खराब। तकलीफों के आगे कहीं खुशियां हैं बेहिसाब। तू हारना नहीं जब तक दिल में जीत है, जीत है। सब कुछ मुमकिन है अगर तुझ में उम्मीद है, उम्मीद है। ओम शांति। तो इस डायबिटीज होप रिट्रीट के सीरीज में आज सेकेंड डे है। कल हमने डायबिटीज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है कि डायबिटीज होता क्या है, कैसे मतलब उसका बैकग्राउंड फिजियोलॉजी क्या है, क्यों डायबिटीज किसको हो सकता है और उसकी जांच कैसे कर सकते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, वो सब कल हमने देखा है। आज डायबिटीज से रिलेटेड डाइट और लाइफस्टाइल, बाकी एक्सरसाइज, वो सब हम आज देखेंगे। तो जो भी हम जीवन में धारण करना चाहते हैं या परिवर्तन लेके आना चाहते हैं, उसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है। अगर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो जो भी हम चाहते तो बहुत कुछ है, ये करना है, वो करना है, ऐसे चेंज करना है, लेकिन अगर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आएगा। तो एक अच्छी कविता है इस पे। जिंदगी के ऊंचे मकाम पर अगर रखना चाहते हो कदम, जिंदगी के ऊंचे मकाम पर अगर रखना चाहते हो कदम, तो जिंदगी के है आयाम पर हमें करना होगा संयम। तो जिंदगी के है आयाम पर हमें करना होगा संयम। फास्ट फूड की इस दुनिया में स्वाद लोलक बन जाता है, संस्कारों का परित्याग कर पेट को कब्र दाखिल बना देते हैं। आहार शुद्धि से मन की शुद्धि यह शिक्षा वह भूल जाता है, आहार शुद्धि से मन की शुद्धि यह शिक्षा वह भूल जाता है। शरीर के अंग खराब होने पर हाथ मलते जाता है। आहार संयम का जो अपने जीवन में पालन कर जाता है, आहार संयम का जो अपने जीवन में पालन कर जाता है, स्वस्थ जीवन जीता है, तन मन की अनुकूलता भी पाता है। तो आज के सेशन में हम हेल्दी लाइफस्टाइल, तो कल के इसमें भी हमने देखा है कि डायबिटीज को मैनेज करने के लिए सिर्फ टैबलेट्स या इंसुलिन काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ हमारा आहार कैसा है,
एक्सरसाइज किस हद तक हमारा हो रहा है, एंड मेडिटेशन। तो 4 पिलर्स हमने कल देखा है, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिकेशन एंड मेडिटेशन, है ना। तो आज के इसमें तो इस लाइफस्टाइल में बहुत सारे चीज़ें इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि डाइट, एक्सरसाइज, उसके साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि कल भी देखा था स्ट्रेस बहुत ही हद तक बढ़ गया है, उससे भी डायबिटीज हो जाता है और होने के बाद कंट्रोल नहीं होता है। एंड नींद का भी ये सब रिसर्च किया गया है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बता रहे, हर एक पॉइंट में साइंटिफिकली रिसर्च किया गया है कि ये नींद और डायबिटीज का लिंक क्या है। नींद ठीक है, नींद ठीक नहीं है तो कौन सा स्ट्रेस लेवल्स बढ़ रहा है, उससे कैसे डायबिटीज पर इफेक्ट हो रहा है, ये सब रिसर्च किया गया है। इवन मेडिटेशन, माइंडफुल मेडिटेशन लोगों को करवाया गया है और उसके बाद डायबिटीज कंट्रोल किस हद तक आया, ये सब बाहर वालों ने, जो नॉन बी केस है उन्होंने किया है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट वाले ने किया है। तो ये सब फैक्टर्स हमारे लाइफस्टाइल, ऐसे नहीं कि ओनली डायबिटीज से रिलेटेड है, ये सब वैसे सभी बीमारियों से रिलेटेड है, लेकिन रिसर्च इसके ऊपर किया गया है। तो एडिक्शंस को बंद करना है, वेट मैनेजमेंट करना, ये सब लाइफस्टाइल के इसमें आते। तो आज हम फर्स्ट भाग में डाइट के बारे में देखेंगे, न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए। इसको हम मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी कहते हैं, मतलब जो भी आहार है उसको साइंटिफिकली, मेडिकली कैसे उसको मॉडिफाई करे, मतलब उसको कैसे तोले, और ताकि हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग होता है। ऐसा बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि डॉक्टर हमें डाइट का चार्ट दे दीजिए। ये ऐसा फिक्स्ड डाइट चार्ट कुछ होता नहीं है यूजुअली। ये मान्यता है कि मतलब ये डायबिटिक डाइट है, इसको हम फॉलो करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना लाइफस्टाइल होता है, मतलब अपना अपना काम करने का मतलब शेड्यूल अलग होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग खाना बनता है। साउथ में थोड़ा अलग सा बनता है, नॉर्थ में थोड़ा अलग सा बनता है, फॉरेन कंट्रीज में अलग सा बनता है। तो हर एक इंडिविजुअल जिस एरिया में रहते हैं, जिस शेड्यूल से जीते हैं, वो पहले हम देखते हैं, उसके हिसाब से हम मॉडिफाई करते हैं। इसीलिए एक डाइट प्लान कुछ फिक्स नहीं होता है, और ऐसा कुछ डायबिटिक डाइट ऐसा कुछ होता नहीं, हम मॉडिफाई करते हैं। जो भी हम रूटीन में खाते रहते हैं, यूज करते रहते हैं, उसी को थोड़ा चेंज करते, पोर्शन साइज में चेंज करते हैं, क्वालिटी में चेंज करते हैं, तो वो हेल्दी बन जाता है। तो इस डाइट का मेन लक्ष्य ये है कि इसकी मतलब डाइट को हम प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो हमारा शुगर कंट्रोल में आएगा, हमको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा बॉडी को, है ना। फिर जो बहुत सारे लोगों को ये भी थोड़ा रहता है कि हमको सब कुछ छोड़ना है, मतलब डायबिटीज आ गया मतलब मैं ये नहीं खा सकती, वो नहीं खा सकती। ये भी एक्चुअली गलत है, ये बहुत बड़ा मिथ है। यूजुअली रेस्ट्रिक्शन कब रखा जाता है, जब हमारा शुगर्स बहुत अनकंट्रोल्ड है, जैसे कि 400-500 के ऊपर जा रहा है, तब हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि मीठी चीजें नहीं खानी है। लेकिन एक बार आपका शुगर कंट्रोल में आने लगा, जो टारगेट्स होते हैं इंडिविजुअल के हिसाब से, कल भी हमने देखा है शुगर का टारगेट्स, तो टारगेट रेंज में आपका आने लगा तो हम धीरे धीरे एक एक चीज को उनके जीवन में वापस लाना चालू कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो एक्स्ट्रा शुगर भर गया शरीर में उसको पहले क्लियर करना है, उसके बाद जो भी हम देते हैं शरीर उसको यूज करना चालू कर देता है। तो बहुत सारे मिथ्स है इसमें लोगों को कि डायबिटीज आ गया तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट इस जैसे और बॉडी वेट, मोटापा भी डायबिटीज में बहुत ज्यादा हानिकारक है। कल भी हमने देखा कि मोटापा कैसे आ रहा है, खाते हैं वो ज्यादा होने से फैट में स्टोर हो जाता है, फिर टॉक्सिन्स रिलीज होता है, वो टॉक्सिन्स के कारण इंसुलिन जो बनता है वो काम नहीं करता है, उसको हम इंसुलिन रेसिस्टेंस कहते हैं। तो जो खा रहे वो सेल्स के अंदर नहीं जाता है तो फिर क्या हो जाता है, थकान महसूस होता है, थकान महसूस होने से वापस खाते हैं, तो इससे ये एक साइकिल बन गया और मोटापा चालू हो जाता है।
तो जब भी हम डाइट प्लान बनाते हैं कोई भी पेशेंट के लिए, पहले हम उनसे कुछ हिस्ट्री लेते हैं कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनका एज क्या है, उनके बाकी सारे कुछ और बीमारियां हैं क्या, जैसे कि हार्ट की तकलीफ हो गई, कोलेस्ट्रॉल है, ऐसा बीपी है, ऐसा और भी क्या क्या तकलीफें हैं, उसको भी हमको ध्यान में रख के फिर डाइट चार्ट बनाना होता है। उनका ओरल कंडीशन क्या है, दांत की कंडीशन क्या है, तो ये सब पहले एसेस करके फिर हम डाइट चार्ट बनाते हैं। और इसमें भी ऐसा नहीं कि सभी को एक जैसा होता है, जैसे बताया बच्चे हैं, क्योंकि कल देखा हमने टाइप 1 डायबिटीज जो होता है वो मेजॉरिटी बच्चों में होता है। तो बच्चों को हम ज्यादा रेस्ट्रिक्शन भी नहीं डाल सकते, क्योंकि उनका ग्रोथ का एज है, शरीर का ग्रोथ का पीरियड है उनका। तो वो भी बहुत ही ध्यान से देख के न्यूट्रिशन मतलब कैलोरीज को हम डिवाइड करते हैं। अगर बहुत बुजुर्ग है तो उनका कैलोरी रिक्वायरमेंट थोड़ा कम होता है, क्योंकि वो इतना फिजिकली एक्टिव नहीं रहते, तो उनका कैलोरी रिक्वायरमेंट थोड़ा कम कर देते हैं। और जैसे कल हमने ये भी देखा थी, प्रेगनेंसी में भी डायबिटीज होने का एक वैरायटी है, तो उनके लिए फिर अलग होता है, क्योंकि वहां पर बेबी को भी न्यूट्रिशन पहुंचना है। तो अलग अलग कैटेगरी वालों को कैलोरीज हम डिवाइड करते हैं। तो ये जो कैलोरीज आते हैं वो मुख्य रूप से कुछ कुछ चीज़ों से आते हैं। ब्रॉडली अगर हम डिवाइड करेंगे तो कल भी देखा है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ये तीनों चीज़ें इसमें आते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स अप्रोक्सीमेटली हमको 50 to 60% जो भी हम खाना खा रहे उसमें 50 to 60% हमारा उस ये नॉर्मल जो बता रही हूँ मैं, नॉर्मली हमारा 50 to 60% हमारा एनर्जी लेवल्स कार्बोहाइड्रेट से हमारा आता है। नेक्स्ट 20 to 30% फैट्स में आता है एंड प्रोटीन्स 10% में आता है, और कुछ अमाउंट फाइबर में भी। तो ये सब कंबाइंड है। ओनली कार्ब्स लेंगे तो फिर वो अनहेल्दी फैट में कन्वर्ट हो जाता है, ओनली फैट लेंगे तो वो भी नुकसानकारक है। तो हर एक चीज को उसकी मात्रा के अनुसार लेने से बैलेंस डाइट बनता है। तो पहला हम कार्बोहाइड्रेट्स का लेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स हमारा सबसे ज्यादा मात्रा में एनर्जी देने वाले चीजों में आता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या आते हैं, आपको कुछ आइडिया? चावल, गेहूं, आलू, हाँ जी, जो भी बहुत हाईली मतलब अनाज वाली चीजें हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। एंड हाँ ओट्स वो सब। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर दिखा गया है, एक है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मतलब उनको तोड़ के फिर ग्लूकोज बनाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जैसे हमारे चावल हो गया, गेहूं हो गया, फ्रूट्स में बनाना हो गया, ये सब चीज़ों में कॉम्प्लेक्स मतलब वो डायरेक्टली उसको बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, उसको ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करके, ग्लूकोज बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल है जो इजीली सेल यूज कर सकता है, तो ग्लूकोज में कन्वर्ट करके फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे शुगर कोटेड, उसमें ऑलरेडी ग्लूकोज है, सिंपल फॉर्म में ही है, तो वो इजीली एंड डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड लो कार्ब वेजिटेबल्स, जितना हो सके हम ये लो कार्ब वेजिटेबल्स को अगर हमारे जीवन में लेके आएंगे तो अच्छा है। लो कार्ब वेजिटेबल्स में हमारा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्ती, वो सब आ जाएंगे, कैबेज, कैरेट। इसमें वाटर की कंटेंट ज्यादा होती है, कार्ब्स की कंटेंट कम होती है। फ्रूट्स भी, मेजॉरिटी ऑफ द फ्रूट्स इसी कैटेगरी, कार्बोहाइड्रेट्स कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें भी हम पेशेंट के शुगर कंट्रोल के हिसाब से कौन सा फ्रूट किस टाइम पे ले सकते हैं वो डिवाइड करते हैं। यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से बताया गया है, जैसे कि यहाँ पर ऑरेंज है, ऑरेंज कंपैरेटिवली थोड़ा कम है कार्ब्स में, ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया। इसीलिए अगर कोई पेशेंट चाहते हैं कि वो फ्रूट्स लेना चाहते हैं तो हम इन चीज़ों को अलाउ करते हैं स्टार्टिंग स्टेज में। जब उनका अच्छी तरह से कंट्रोल में आ गया, परफेक्ट कंट्रोल में आए, तो हम धीरे धीरे दूसरे जो हाई कार्ब फ्रूट्स होते हैं जैसे कि बनाना, चीकू, आम, ये इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन फर्स्ट जब अनकंट्रोल शुगर्स होते हैं
उस समय ये हाई कार्ब फ्रूट्स हम अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि उनको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा कैलोरीज भी यूज हो जाता है और ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाता है ग्लूकोज। नेक्स्ट आ गया फैट्स। फैट्स में भी बहुत सारे लोगों को ये जो फैट्स है, फैट्स मतलब कोलेस्ट्रॉल या ऑयल जो भी ले, तो ओनली बहुत ही ऊपर ऊपर रीति से पता है इसके बारे में, मतलब ऑयल, घी, बटर ये हो गया, मतलब ये कम खाना है। लेकिन ऑयल्स में भी अच्छे वाले होते हैं और हानिकारक वाले भी होते हैं, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। कौन सी ऑयल लेना है, मतलब कौन सी तरीके की फैट की कंजप्शन होनी है, कौन सी नहीं होनी है। इसमें फैट्स में हम ब्रॉडली डिवाइड करेंगे तो अनसैचुरेटेड फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स, 3 कैटेगरी के होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स में पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड। जो ये अनसैचुरेटेड फैट्स है ये गुड फैट्स है, मतलब गुड कैटेगरी में आते हैं। जो सैचुरेटेड और ट्रांस है वो बैड कोलेस्ट्रॉल या बैड फैट्स में आते हैं। तो हम जब भी लेते हैं ऑयल के रूप में या फैट्स के रूप में कोई भी चीज ले रहे, तो ये ध्यान पे रखे कि हमारी ऑयल अनसैचुरेटेड फैट्स के माध्यम से आ रहा है, ताकि वो शरीर को नुकसान ना करे। सैचुरेटेड फैट्स जाके हार्ट ब्लॉक्स करेगा, ब्रेन स्ट्रोक करेगा, ये सब जाके नलियों में, खून की नलियों में जमा हो जाता है और खून की प्रवाह में ब्लॉकेज बन जाता है। तो बैड फैट्स को अवॉइड करना है। और इसके पहले कार्बोहाइड्रेट्स में जब हमने देखा है तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स अप्रोक्सीमेटली 4 किलो कैलोरीज का एनर्जी देता है। लेकिन फैट, 1 ग्राम का फैट 9 किलो कैलोरीज, मतलब उससे भी डबल। अगर आप एक ड्रॉप, मतलब सपोज एक चम्मच जितना कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे और 1 चम्मच जितना ऑयल लेंगे, तो वो जो 1 चम्मच वाला कार्बोहाइड्रेट है वो सपोज हमको 10 कैलोरीज दे रहा है, तो 1 चम्मच का फैट कितना देगा? 10 देगा, तो ये 20 से ज्यादा, क्योंकि डबल से भी ज्यादा है फैट का। उतना हम सोचते कि हमने तो इतना ही सही लिया, हम बोलते, हमारे पेशेंट्स बोलते हैं हमने तो इतना सही टोली लिया है गुरुवार का भोग है, हमने इतना सही लिया है। तो लेकिन उसमें मतलब घी डलता है, ऑयल डलता है, तो वो इतना सा आपका ट्वाइस थ्राइस टाइम्स हो जाता है कैलोरीज में। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिखाया गया है कि पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, ये दोनों अच्छे वाले हैं, अच्छे कैटेगरी। ऐसा नहीं कि अच्छे हैं तो ज्यादा ले लेंगे, लेकिन लिमिटेड, हर चीज में लिमिट होता है, लेकिन वो ले सकते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल्स दिया गया है, जैसे कि हमारे ऑयल, जो हम खाने बनाने में ऑयल्स यूज करते हैं ना, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, तो ये सब चीजें, ऑलिव ऑयल, ये सब मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स रहते हैं इसमें, मतलब ज्यादा अमाउंट में। बाकी थोड़े थोड़े अमाउंट में दूसरे वैरायटीज भी होते हैं, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। एंड नट्स में वाटरमेलन नट्स, सनफ्लावर नट्स आते हैं, वो सब भी अच्छे हैं, आलमंड्स, बादाम, ये सब। नेक्स्ट आ गया हमारा ट्रांस फैट्स, जो बैड है, और इसमें आ गया हमारा चीज, पाम ऑयल। पाम ऑयल को क्या बोलते, नहीं, पाम ऑयल, ताड़ का तेल, हाँ, वो इसमें सैचुरेटेड फैट्स में ज्यादा होता है, तो उसको जितना ना यूज करे उतना अच्छा है। एंड अदर जैसे कि आइसक्रीम हो गया, क्रीम्स, जो मिल्क क्रीम्स बनते हैं, आइसक्रीम्स बनता है, हॉट चिप्स जो डीप फ्राइड्स होते हैं, चिप्स बनते हैं, तो ये सब में सैचुरेटेड, क्योंकि जितना ऑयल बॉयल होता जाता है उतना उसका नेचर चेंज हो जाता है, तो इसीलिए वो हानिकारक बन जाता है। तो इसमें तीनों ही वैरायटीज दिखाया गया है, सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। तो सैचुरेटेड फैट्स, कोकोनट ऑयल में भी सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है, तो ऐसा नहीं कि उसको यूज ही नहीं करना है, कम मात्रा में बैलेंस रखना है ऑयल्स में। इसीलिए ये भी एक कहा जाता है, डाइटिशियंस ये भी बोलते हैं कि आप जो भी ऑयल यूज करते हो उसको एवरी मंथ चेंज करो, ताकि आपको सब वैरायटीज का न्यूट्रिशन मिल जाए, एक ही वैरायटी को यूज नहीं करना है।
और सबसे ट्रांस फैट्स किस में? हमारे डीप फ्राइड्स में। जो भी तले हुए चीज़ें होते हैं, चिप्स हो गया, फ्रेंच फ्राइज हो गया, कुछ भी हो जो हम बहुत ऑयल में तल के निकालते हैं, बज्जी बोंडा, वो सब ट्रांस फैट, सबसे बैड कोलेस्ट्रॉल। तो नेक्स्ट आ गया हमारा प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स किस में रहते हैं? वेजिटेबल्स, मतलब वेजिटेरियन के लिए हाँ, दालों में ज्यादा रहता है, पनीर में रहता है। तो प्रोटीन्स जो है हमारा मसल बिल्डिंग के लिए हेल्प करता है। यूजुअली इसीलिए जिम्स में क्या करते हैं, प्रोटीन शेक्स देते हैं, तो वो मसल बिल्डअप के लिए हेल्प करता है। लेकिन वो अगेन आर्टिफिशियल है, इसीलिए वो आइडियली नहीं लेना चाहिए, इतना रिकमेंडेड नहीं है। तो और ये भी 1 ग्राम का प्रोटीन जो है 4 किलो कैलोरीज का एनर्जी देता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स ऑलमोस्ट सेम लेवल में रहते हैं, लेकिन फैट्स जो है उनका एनर्जी लेवल डबल से भी ज्यादा होता है। और वेजिटेबल सोर्सेस प्रोटीन्स में हमारे दालें, सब तरह के दाल जो भी अवेलेबल है, सब में प्रोटीन कंटेंट ज्यादा रहते हैं। और हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक हो गया और एवोकाडो, कॉर्न, ये सब चीजों में प्रोटीन ज्यादा रहते हैं। फाइबर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइबर हमारा जो भी एक्स्ट्रा फैट, मतलब जो नुकसानकारक ऑयल्स होते हैं ना, वो निकाल देता है। तो इसीलिए फाइबर कंटेंट हमारे डेली डाइट में एटलीस्ट थोड़ा अमाउंट में तो होना ही चाहिए। सबसे इजी अवेलेबल फाइबर्स क्या है? हाँ, स्प्राउट्स हो गया, या तो फिर कुकुम्बर हो गया। कुछ वेजिटेबल्स भी आप ग्रेट करके कर सकते हो। तो जितना रॉ वैरायटी में लेते हैं उतना वो फाइबर, अगर आपने उसी को बॉईल कर दिया तो फाइबर कंटेंट फिर लॉस हो जाता है। तो रॉ स्टेज में लेंगे तो वो फाइबर कंटेंट अच्छी तरह से काम करता है। वो कार्बोहाइड्रेट फ्रूट ही है ना, फ्रूट जूस ले सकते हैं, लेकिन फाइबर कंटेंट में थोड़ा अगर आप बॉईल करेंगे तो कम हो जाता है, वैसे अगर बनाएंगे तो कुछ नहीं होता। उसका जो लेयर है ना, वो जब निकाल देते हैं तो आपका फाइबर कंटेंट निकल जाता है। हाँ, बहुत कम होता है, ना के बराबर। नेक्स्ट है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारा विटामिन्स एंड मिनरल्स आते हैं। तो ये एक्चुअली इसमें भी कैटेगरीज होते हैं, जो फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स करते हैं हम। इसमें अगेन हमारे जो भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब सोर्सेस है, सब चीजों में ये ऑलरेडी है। लेकिन अगर हम उसको जितना बिना तले हुए कम प्रोसेसिंग में लेंगे तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे। अगर आपको उसको बहुत ज्यादा प्रोसेस कर देंगे तो सब के सब खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए नेचुरल फॉर्म में जितना लेंगे उतना बेटर है। वो सब जो भी नेचर ने दिया है वो यूज होंगे, जितना हम उसको मॉडिफाई करेंगे वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये सोडियम भी डाइट में बहुत ज़्यादा इसका मायना होता है, क्योंकि बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट्स इक्वली हाइपरटेंसिव भी होते हैं। और जितना नमक का कंटेंट बढ़ता जाता है उतना बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, पानी का मात्रा रिटेन हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। तो उससे बीपी बढ़ जाता है। तो इसीलिए नमक भी कम रखना है, जितना कम हो उतना। ऐसा नहीं कि पूरा ही बंद करना है। कुछ लोगों को नॉर्मल सब्जी बनता है उसके ऊपर डालने का आदत होता है, वो तो बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। वैसे भी छोड़ देना चाहिए, अगर आपको कुछ भी बीमारी नहीं है फिर भी वो आदत हेल्दी नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हमारे जो भी नेचर दिया हुआ वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स है, उसमें ऑलरेडी रहता है थोड़े अमाउंट में ये सब चीज़ें, तो वही काफ़ी है। हम एक्स्ट्रा डाल के उसको हमारे बॉडी को एक्स्ट्रा काम दे रहे कि आप एक्स्ट्रा काम करो, तो वो कुछ दिन को बाद थक जाता है। और जो भी हम कैलोरीज कैलकुलेट करते हैं ना पेशेंट्स के लिए, उसके बैकग्राउंड में ये एक साइंटिफिक कैलकुलेशन है जिसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। तो ये डाइटिशियंस इसके आधार पर ही पेशेंट्स को डाइट का रेफरेंस देते हैं। तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है?
तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का सिंपल भाषा में अगर हम समझाएं तो सपोज हमने एक 50 ग्राम का कार्बोहाइड्रेट्स ले ली, तो वो 50 ग्राम का कार्बोहाइड्रेट मेरे शरीर में किस हद तक ग्लूकोज को बढ़ा रहा है। और नॉर्मल में मतलब नॉर्मल इंडिविजुअल में एक उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, उसका बेसिक टेंडेंसी जो होता है, उस कार्बोहाइड्रेट का जो बेसिक टेंडेंसी जो होता है वो किस हद तक शुगर बढ़ाता है, उसके आधार पर वो कैलकुलेशन किया गया है। और इसमें 3 वेराइटीज है, लो जीआई, मॉडरेट जीआई, हाई जीआई। एंड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मॉडरेट एंड हाई। जितना ज्यादा शुगर बढ़ाएगा उतना वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में जाएगा। जितना लो लेवल मतलब लिटिल जितना चाहिए उतना तक बढ़ाएगा तो उसको लो जीआई में कैलकुलेट किया गया है। तो कैटेगरीज में ये दिखाया गया है कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है हमारे जो भी हाई कार्ब्स वाले हैं, जैसे कि चावल हो गया, वाइट राइस, चावल में भी वाइट राइस, ब्राउन राइस नहीं, क्योंकि ब्राउन राइस में वापस वो कोटिंग रहता है तो उसका शुगर लेवल बढ़ाना कम हो जाता है। वाइट राइस हो गया, चिप्स हो गए, तले हुए चीजें हो गया, और फिर पंपकिन, इन सब चीजों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मतलब 50 ग्राम का अगर आप वाइट राइस लेंगे और 50 ग्राम का आप इस तरह के जैसे कि एप्पल हो गया वो लेंगे, तो इसका शुगर लेवल बढ़ाने का लेवल ज्यादा होता है और इसका बहुत ही कम होता है। एप्पल का बहुत कम होता है, वही चावल का उसी क्वांटिटी का ट्रिपल टाइम्स 3 गुना ज्यादा होता है। तो इसके ये एक्चुअली प्रिपेयर्ड होता है, मतलब सभी चीजों का, सभी खाने के पदार्थों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइटिशियन के पास रहता है। ये सब साइंटिफिकली रिसर्च करके वो चार्ट रहता है, उसके हिसाब से वो डाइट चार्ट बनाते हैं कि पेशेंट का बैकग्राउंड पता, जैसे हमने डिस्कस किया कि वो उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनका खान पान क्या है, किस कैटेगरी से आए हैं, वो सब देखते हुए उनका चार्ट बनाते हैं। तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसमें हमको काम करता है, कम हो जाता है, उसका जो फाइबर कंटेंट है ना वो डिसॉल्व हो जाता है। इसीलिए जितना हो सके पॉलिश्ड वाला कम यूज करने के लिए बोलते हैं, बॉइल्ड, पॉलिश्ड, ये सब। लो जीआई ग्रेन्स जो है ये हमारे जो बार्ली हो गया और दलिया हो गया, फिर ओट्स, ये सब, क्विनवा, ये सब लो जीआई में आते हैं। अगर आपको अनाज की इसमें लेके आना है, डाइट में लेके आना है, तो ये सप्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट, जब भी हम बाहर कुछ खरीदते हैं तो उसके ऊपर फूड लेबल्स रहते हैं, है ना। तो वो फूड लेबल देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें आपको वो बताते हैं कि उस चीज के अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट है, कितना फैट है। फैट में भी वो कुछ कुछ इसमें सब डिविजन्स देते हैं, ट्रांस फैट्स कितना है, अनसैचुरेटेड फैट्स कितना है, सैचुरेटेड फैट कितना है। तो हमारा टारगेट होना है जितना पॉली अनसैचुरेटेड या मोनो अनसैचुरेटेड फैट का कंटेंट ज्यादा है उसी को ले सके। अगर उस लेबल में सैचुरेटेड या ट्रांस फैट्स की मात्रा ज्यादा है तो बेटर अवॉइड। जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड दिखता है वो, हाँ, इजी वे उसको हम पहचानना है। तो रूम टेम्परेचर में वो बहुत, हाँ, गाढ़ा जैसा सॉलिड दिखता है, और रूम टेम्परेचर में ट्रांस फैट्स ये सब लिक्विड में ही रहते हैं। वो कल हमने देखा है, कल के सेशन में क्वेश्चन एंड आंसर्स लेंगे। हाँ हाँ, सैचुरेटेड में आता है, क्योंकि वो जब रूम टेम्परेचर में होता है तो सॉलिड रहता है ना। तो ये एक कॉन्सेप्ट है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। हम समझाते हैं कि प्लेट मेथड, इसको प्लेट मेथड कहते हैं। मतलब हमारा जो प्लेट है उसको हम 4 भागों में डिवाइड करना है। वो 4 भागों में 4 वेराइटीज होने हैं। एक होता है हमारा वेजिटेबल्स, मतलब इसमें भी पोर्शन साइज अगर आप देखेंगे तो ये जो वेजिटेबल्स का पोर्शन है ज्यादा है, मतलब हमारा सैलड्स, हाँ, सब्जी हो, ये सब ज्यादा होना चाहिए। और जो ग्रेन्स है ये इस साइड में वो थोड़ा कम क्वांटिटी में हो। नेक्स्ट, ये हमारा फ्रूट्स,
फ्रूट्स भी थोड़ा कम, क्योंकि वो भी कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। एंड प्रोटीन कंटेंट जैसे कि दाल, ये सब चीज़ें। तो जितना हो सके दाल और हमारे वेजिटेबल्स ज़्यादा हो, और कार्बोहाइड्रेट्स जो चावल गेहूँ ये सब से बने हुए चीज़ें थोड़ी कम मात्रा में हो। जितना आप सैलेड्स मतलब वेजिटेबल्स ज़्यादा लेंगे तो आपको ये फीलिंग नहीं आएगा कि मैंने कम खाया। सबसे प्रॉब्लम यही है कि वो सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है कि इतना सा ही खाया है। लेकिन अगर आप वेजिटेबल्स या सैलेड्स को ज़्यादा खाएंगे फर्स्ट, तो आपको वो एपेटाइट को वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज कर देता है। तो नेक्स्ट आप कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे तो आपको वो फीलिंग नहीं आता है कि मैंने कम खाया। देन कैलोरी, जैसे हमने बताया कि कैलोरी इनटेक का एक ही, एक्चुअली पूरा डाइट का एक ही कॉन्सेप्ट है ये वाला। पूरा पूरा सेशन का एक ही अगर हम सार के रूप में बताएंगे तो यही है कि जो हम ले रहे उसको हमको बर्न आउट करना है। मतलब जो मैं कैलोरीज ले रही हूं अंदर, उसको मुझे पचाना है। कैसे पचाएंगे? एक्सरसाइज, काम करके। तो अगर वो बैलेंस है तो आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस ज्यादा नहीं होते, रेस्ट्रिक्शंस ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। अगर बैलेंस नहीं कर पा रहे, इनटेक ज्यादा है लेकिन उसको बर्न नहीं कर रहे, कैलोरीज को यूज नहीं कर रहे, तो फिर वो जमा हो जाएगा अंदर, फिर वो वापस प्रॉब्लम करेगा। तो मेन डाइट का यही मकसद है कि अगर आप बैलेंस अच्छी तरह से कर पा रहे, आपका डाइट रिस्ट्रिक्शंस पूरा बंद हो जाएंगे। कल हमारे ओपीडी में एक पेशेंट आई है, यहाँ के ही माउंट के हैं। तो वो ऑलमोस्ट अभी 58 ईयर्स है उनका, उनको 5 साल से डायबिटीज़ है। तो जब वो अपने बता रहे थे कि हमारे घर में किसी को भी शुगर नहीं था, किसी को भी, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, भाई बहन, किसी को भी शुगर नहीं था, मुझे कैसे आ गया। तो फिर हमने थोड़ा हिस्ट्री लिया उनका, तो फिर पता चला कि उनका कुछ घर जब बन रहा था तो उसमें उन्होंने थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रेस ले लिया। मतलब खाना नहीं खाना, टाइम पे नहीं खाना, फिर वो टेंशन्स, घर बनाने का टेंशन, वो इतना ज़्यादा अपने इसमें ले लिए कि उनका मतलब पैल्पिटेशंस हो जाना। फिर उसी समय शुगर भी निकला। फिर उस समय तो बहुत ज़्यादा था, उनका टैबलेट्स का डोज कुछ हद हाई डोज में देना पड़ा। ग्रेजुअली जब उनको ये डाइट काउंसलिंग और एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस जब बताया है, तो वो लिटरली वो अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया है। एंड धीरे 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 अभी वो सिर्फ आधा गोली, पहले तो वो 2-3 गोलियों पे थे, अभी सिर्फ आधा गोली पर कंप्लीट कंट्रोल में है। और कुछ दिन के बाद अगर ये ऐसे ही कंट्रोल करेंगे तो मे बी उसमें से भी निकल जाएंगे। और उनका एज क्या है अभी? 58। तो बहुत ही मतलब वो एज फैक्टर है ही नहीं इसमें। आपका डिटर्मिनेशन, संयम जो हमने देखा है, सेल्फ डिसिप्लिन, आप कितना उसको सीरियसली लेंगे, जीवन में उसको कैसा इम्प्लीमेंट करेंगे, देन इट इज वेरी इजी। डायबिटीज हो एक चीज होता ही नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि डायबिटीज कुछ है ही नहीं। सब कुछ हमारे सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर रहता है। हाँ, तो इसमें जब हम डाइट ये बनाते हैं तो हम नहीं, ये इसमें तो बाबा इन्वॉल्व है ना, तो नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कल हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लेंगे, उसमें आप लेके आ जाइए। तो जब भी हम डाइट रिकॉल करते, मतलब पेशेंट को पूछते हैं कि आप सपोज नॉर्थ के हैं, तो हम पूछते हैं कि आपकी खाने में क्या बनता है, तो यूजुअली रोटी ज़्यादा से ज़्यादा होता है। लेकिन जो बताते हैं, अगर 3 लोग हैं, 3 लोग बताते हैं कि हम रोटी ही खाते हैं, लेकिन 3 लोगों के घर में रोटी की साइज अलग हो सकता है। तो इसीलिए हम उनको पूछते हैं, नींबू जितना वो आटा का गोला बनता है, या फिर चीकू जितना बनता है, या तो फिर ऑरेंज जितना बनता है। तो आटे के गोले के हिसाब से भी हमारा कैलोरीज क्या हो रहा है, वही वही रोटी है, लेकिन कैलोरीज में डिफरेंसेस। हाँ, उसमें पराठा बनेगा तो फिर और ही। हाँ,
तो ये सब मैटर करता है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ रोटी खा रहा हूँ मतलब एक ही आपका कैलोरी रहेगा सबका, तो वो उसमें भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। एंड ये सिंपल तरीका है मतलब हमारे नाप के लिए। जो हमारा ये इस बाग का है, ये हमारा ऑलमोस्ट आधा कप जितना, आधा कप जितना वेट होता है किसी भी जैसे कि गेहूं हो गया या तो फिर चावल हो गया, वो हमारा हाफ कप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इसमें आ जाते हैं। और ये जो फिंगर है मतलब ये सब जस्ट, अगर किसी को ये मेजरमेंट करना नहीं आता है, क्योंकि हर कोई तो नहीं कर सकता है, तो उनके लिए ये सब थोड़ा टिप्स बताते हैं। तो ये जो है ये इतना भाग, ये वाला भाग हमारे जो भी हम ऑयल कंटेंट लेते हैं जैसे कि बटर हो गया, ये वाले चीजें सिर्फ इस मात्रा तक ही होना चाहिए। तो ये हमारे एक टीस्पून जितना बनता है। टीस्पून सबसे छोटा होता है, टीस्पून जितना क्वांटिटी इसमें आता है। और ये जो तंब है हमारा टेबल स्पून जितना आता है। तो ये सब थोड़ा मतलब, और ये हमारा जो पाम है, पाम के इसमें हमारा सर्विंग ग्रेन ऑलमोस्ट हमारा 90 ग्राम्स के हिसाब से, ये जो हमारा एरिया है, अगर हम आपने इसमें कुछ लिया तो ऑलमोस्ट वो अप्रोक्सीमेटली 90 ग्राम्स जितना कार्ब्स मिलते हैं। और अगर मुट्ठी बंद कर दिया तो उससे थोड़ा कम, ऑलमोस्ट 50 ग्राम्स के हिसाब से आता है। तो ये बहुत ही मतलब बेसिक है, जस्ट एक अंदाज के लिए बताते हैं अगर किसी को मेजर करना है तो। एंड प्रोटीन्स का तो हमने देख लिया। एंड फंक्शनल फूड्स ये चीजें हैं जो कुछ हद तक डायबिटीज के इसमें हेल्प करता है, जैसे कि मेथी, मेथी हो गया, हमारा ओट्स हो गया, नट्स, सोया, फ्लैक्स सीड्स, ये सब फंक्शनल फूड्स मतलब डायबिटीज के इसमें यूजुअली ज्यादा टॉक्सिन्स ज्यादा रहते हैं हाई शुगर्स होने के कारण, तो ये उसको न्यूट्रलाइज करने का हेल्प करता है। जी हाँ, नहीं वो कुछ भी बना सकते, ज्वार का बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ गेहूं का बनाना है। फ्री फूड्स ऐसी चीजें हैं कि आप जितना भी खाओ उससे आप नुकसान नहीं होता है, मतलब कि इनमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, जैसे कि रॉ वेजिटेबल्स, टमाटर हो गया, गाजर हो गया, या तो फिर कैलीफ्लावर, कैबेज, ये सब चीजें, लेमन जूस, नींबू का पानी विदाउट शुगर। कल क्वेश्चन सब कल आप लिख के आ जाना। ठीक है, फिर क्लियर वेजिटेबल सूप्स, तो ये सब हमारे मतलब कैलोरी काउंट्स में नहीं आते हैं। तो जब भी आपको बीच बीच में, क्योंकि शुगर पेशेंट्स का ये एक बहुत बड़ा कंप्लेंट होता है कि बीच में भूख लगता है तो हम कुछ खाना चाहते हैं, तो उस एरिया में आप इन चीज़ों को लेके आ सकते हैं, फ्री फूड्स, जैसे कि सैलेड्स हो गए, या लेमन जूस हो गया, लेमन जूस, नींबू का पानी हो गया, टमाटर सूप हो गया। तो ये सब चीज़ें लेंगे तो आपको भूख भी हट जाएगा और कैलोरीज भी नहीं बढ़ेंगे, शुगर भी नहीं बढ़ेगा। नहीं डालना है। हाँ, हानि भी मतलब अगेन ये चीनी, हानि, गुड़, ये जो भी है ना, आपका शुगर लेवल्स कैसे है उसके हिसाब से है। अगर बहुत ज्यादा है तो कंप्लीटली अवॉइड करना है, अगर कंट्रोल में है तो थोड़ा ले सकते हैं। वही शुगर कंट्रोल के हिसाब से, शुगर आपका कैसे कंट्रोल है उसके हिसाब से। तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो मार्केट में मिलते हैं वो कुछ हद तक ठीक है, मैं तो रिकमेंड इतना नहीं करती हूँ अगर, लेकिन कुछ ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं कि उनको स्वाद की टेस्ट चाहिए तो अलाउ करते हैं, और वो भी मैं तो कहती हूँ 1 या 2 लेना है पिल्स, और 1 या 2 टाइम पर डे, उससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि 4 बार 5 बार चाय पी लिया और उसमें 10-10 पिल्स डाल दिए, ऐसा नहीं, कम से कम उसको यूज करें। तो इसमें जो हमने अभी देखा है, हम कैटेगराइज किया है, वही यहाँ पर है। हाई जीआई फूड्स जो रेड जोन में आता है, मॉडरेट जीआई येलो जोन में, और लो जीआई ग्रीन जोन में। हेल्दी अनहेल्दी, तो इसमें ना हेल्दी अनहेल्दी का डिफरेंसेस, हेल्दी अनहेल्दी फूड चॉइसेस। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो राइस एग्जाम्पल्स इसमें बहुत अच्छा दिया है।
अगर हम राइस लेंगे तो राइस को जैसे कि हमने स्टीम किया, बॉईल किया, स्टीम किया, तो थोड़ा हद तक वो ग्रीन जोन में है। उसी राइस को हमने पुलाव बना दिया तो येलो जोन में चला गया, और उसी राइस को फ्राइड राइस बना दिया। सेम। हाँ, कच्चे राइस तो कोई खा नहीं। अच्छा, उसी प्रकार वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स भी अगर हम स्टीम्ड तक लेंगे तो ठीक है। उसी को हम सॉर्टेड मतलब छोंक लगा के लेंगे तो येलो जोन में चला गया। उसी को डीप फ्राई, पोटैटो चिप्स, रेड जोन। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस में आ जाता है। उसी चीज को हम किस चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। हाँ, वही आपको बर्न करना है, कैलोरीज आप बर्न करो एक्सरसाइज करके, बस अच्छी तरह से एक्सरसाइज करो, जो पसीना छूटना है बस। पसीना छूटना वो अभी देखेंगे एक्सरसाइज का। एक 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 व्यक्ति होता है, वो अपना मेडिकल स्टोर जाता है और अपनी दवाइयाँ लेने के लिए पर्ची दिखाता है कि मुझे ये सब दवाइयाँ चाहिए। तो उसके साथ वो उसमें एक ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती है उस प्रिस्क्रिप्शन में। तो वो व्यक्ति जो भी मेडिकल स्टोर वाले होते हैं वो पूरा उनको दे देता है पैकेट में और बिल बना के दे देता है। तो ये पूरा चेक करता है उसमें, फिर उस मेडिकल स्टोर वालों को पूछता है कि अभी मुझे चीनी दो। फिर वो बोलता है कि ये तो मेडिकल स्टोर है, यहाँ चीनी नहीं मिलेगी आपको। फिर वो बोलता है कि मैं पागल थोड़ी हूँ, इसमें लिखा हुआ है शुगर फ्री, दे दो मुझे अभी चीनी। तो ऐसे भी होते हैं। तो नेक्स्ट अभी हम एक्सरसाइज का देखेंगे। आप बताएंगे, मैं थोड़ा बता दूं? हाँ ठीक। तो एक्सरसाइज बहुत थोड़ा बहुत बता देंगे। एक्सरसाइज में अगेन इसका बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसमें भी बहुत सारे वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस होते हैं, एरोबिक्स होते हैं, रेसिस्टेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, ऐसे बहुत सारे वेराइटीज होते हैं। और जब भी एक्सरसाइज पे जाते हैं पेशेंट, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये चीज़ है कि आप पहले अपना डॉक्टर से संपर्क करें कि आप कौन से लेवल की एक्सरसाइज के कर सकते हैं। क्योंकि किसी किसी को पाँव में न्यूरोपैथी रहता है, उनको अगर कुछ चोट लग भी जाता है तो उनको पता नहीं चलता है, तो उनको अलग सी एक्सरसाइज करवाना है। किसी को आंख की तकलीफ होती है तो वो हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना है। किडनी की तकलीफ होती है तो हैवी वेट्स नहीं करना है, नॉर्मल वॉकिंग कर सकते। तो इस तरह से प्री असेसमेंट बहुत ज़रूरी है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। उनका क्या क्या तकलीफें हैं डायबिटीज से रिलेटेड, एंड वो कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो डॉक्टर आपको बता देंगे। तो एक्सरसाइज में जैसे हमने देखा कि एरोबिक एक्सरसाइजेस जैसे कि वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सब एरोबिक एक्सरसाइजेस में आ जाते हैं। रेसिस्टेंस, नेक्स्ट है रेसिस्टेंस ट्रेनिंग। मतलब हमारा जो भी जैसे कि हमारा वेट लिफ्टिंग हो गया, पुशअप्स हो गया, ये सब रेसिस्टेंस ट्रेनिंग में आता है। फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, योगासनास, उसमें हमारे जॉइंट्स और मसल सब फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। तो ये कुछ वेराइटीज है। और WHO के हिसाब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, हर एक व्यक्ति को एटलीस्ट 150 मिनट्स पर डे, ऐसे 5 डेज इन ए वीक तो करना ही है। डायबिटिक पेशेंट्स अगर ये अपने जीवन में लेके आएंगे तो ग्रेजुअली उनका एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ना चालू हो जाएगा। अगर आपको फर्स्ट डे नहीं कर पाएंगे 45 मिनट्स या इतना सब कुछ नहीं कर पा सकते, तो एटलीस्ट आप 15 मिनट से चालू कीजिए। धीरे धीरे उसको 2-3 दिन 15 मिनट से कीजिए, फिर उसके बाद 5 मिनट्स बढ़ाना है, फिर उसके बाद 10 मिनट्स बढ़ाना है। ग्रेजुअली बढ़ाते बढ़ाते हमारे टारगेट रेंज तक जाना है। 45 मिनट्स एटलीस्ट करना है, मिनिमम उस रेंज तक पहुंचना है। और जब आप उस रेंज तक पहुंचेंगे तो ब्रिस्क वॉकिंग, थोड़ा तेजी से चलना। तो ऐसा ग्रेजुअली हमारा बॉडी भी एडजस्ट हो जाएगा और उससे हमारा सर्कुलेशन भी इंप्रूव होगा। तो बहुत सारे फायदे हैं। शुगर तो कंट्रोल होगा ही।
वो अभी बताएंगे कौन सा एक्सरसाइज करना है। यहाँ तो सिर्फ डेमो दिखा रहे कि आपको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप कैंप में आएंगे ना तब उसमें प्रॉपरली आपको 3 दिन एक्सरसाइज करके दिखाते हैं कि कैसे करना है, कौन कौन से वैरायटीज उसको उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, वो सब हाँ कराएंगे। और एक चीज ध्यान में रखने का है कि एक्सरसाइज डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अगेन कि एक्सरसाइज करने से पहले आपका शुगर चेक करना है, एक्सरसाइज करने के बाद भी शुगर चेक करना है। कभी कभी अगर पहले ही आपका शुगर डाउन में है तो फिर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, लो शुगर हो जाएगा, तो इसीलिए शुगर चेक कर लीजिए। अगर कम है तो कुछ खा के फिर एक्सरसाइज पे जा सकते हैं। नहीं नहीं, एक्सरसाइज के पहले। हाँ, अभी रवनेश पे हमें एक्सरसाइज का कुछ डेमो दिखाएंगे। उसके बाद समीक्षा बहन और यशोदा बहन एक छोटा सा एक्टिविटी भी करवाएंगे। ओम शांति। तो अभी हम एक एक्सरसाइज करेंगे। कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी योगा आप करो, जो भी दुनिया में एक्सरसाइजेस हैं, सबसे पहले जो चीज़ होती है उसके लिए स्ट्रेचिंग होती है। और स्ट्रेचिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे जितने भी फुल बॉडी जॉइंट्स हैं उसको मूव करना। क्योंकि अगर डायरेक्ट आप कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तो उसमें इंजर्ड हो सकते हैं, इंजरी हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं कि इंजर्ड, चोट लगने को ही कहते हैं। आप नॉर्मल एक्सरसाइज करते करते भी कुछ नसें खींच जाती हैं, कुछ हो जाता है। और हमने तो ये देखा कि एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस कितना है बीमारी में। जो ज़रूरी नहीं है कि बीमारी हो जाने के बाद ही करना है। तो अगर पहले से ही करते हैं तो क्या होगा, बीमारी होगी ही नहीं। तो इसीलिए अभी हम एक्सरसाइज करेंगे जिसमें स्ट्रेचिंग भी है, साथ में मूव्स भी है। मतलब एक थाईची एक चाइनीज़ में एक एक्सरसाइज का है, बहुत ही अच्छा। उसमें क्या होता है, एक तरह से मेडिटेशन भी है और एक्सरसाइज भी है। तो मतलब उसमें स्लो मूव्स होते हैं, आपको जस्ट फॉलो करना है। उसके बाद में अब जैसे मैं करूँगा सबको खड़े होना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना स्पेस लेके, और आपको फॉलो करना है। थोड़ा सा आगे पीछे के पीछे वाले को भी दिखे। पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। उसमें सबसे पहले हम फुल बॉडी जॉइंट्स मूव करेंगे और साथ में एक बॉडी मूव एक डांस फ्लो में होगा, मतलब स्लो डांस, मतलब बहुत फास्ट नहीं। तो उस हिसाब से करेंगे। सबको जस्ट लाइक कि आप मेडिटेट कर रहे हो, बट आइज़ ओपन रखना है, तभी तो आप देख पाएंगे कैसे करना है। ठीक है। और धीरे धीरे बॉडी को मूव करना है, मतलब जितना जा सकता है, यानी कि ज़बरदस्ती सामने वाला कर रहा है उतना ही हम करें, जितना जा सकता है। और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा सा अपने आप को पुश करना है, जितना कर सकते हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है।
तो ये फुल बॉडी स्ट्रेचिंग थी ऊपर से लेकर नीचे तक। इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होता है, ये जैसे स्ट्रेचिंग है। अभी समीक्षा बहन और कुछ एक्टिविटी करेंगे, फिर कल देखेंगे और एक्सरसाइजेस। बैठ सकते हैं सभी। सभी ने एक्सरसाइज करी। एक्सरसाइज के बाद वार्म अप किया। उसके बाद एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है रिलैक्स होना। तो 2-3 गहरी सांसें ले लीजिए, शरीर को एकदम रिलैक्स कर दीजिए। तो अभी हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। उस एक्टिविटी को करने के बाद हम आपसे ही पूछेंगे कि इससे हमने क्या सीखा, रिलेटेड टू डायबिटीज़ या लाइफ, हमने इस छोटी सी एक्टिविटी से क्या सीखा। तो पहले हम भाइयों के साथ करते हैं। कुछ भाई खुद ही वॉलेंटियर करें, बीच में आ जाएं प्लीज़, और बहनें जो हैं वो सोफे पे आ जाएं, ऊपर आ जाएं। नहीं, खड़े होना है, कम से कम 8 से 10। हाँ, सर्कल में खड़े हो जाइए। हाँ, गोल, थोड़ा बड़ा सर्कल। हाथ ही पकड़ना, थोड़ा दूर दूर खड़े होना है। तो अभी आप सबको पहले एक डेमो दिखाएंगे और आप सबको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। प्रॉपर सर्कल कि एक के सामने एक हो, ऑपोजिट खड़े हो। पुरुषोत्तम भाई थोड़ा पीछे हो जाइए। हाँ, अभी हम एक डेमो कर रहे हैं। अब जैसे इनके हाथ में बॉल है, तो इनके साइड के 2 लोगों को बैठना है। हाँ, दोनों को बैठना है, आपको भी बैठना है। हाँ, ऐसे थोड़ी स्पीड बढ़ानी है, जल्दी। आउट। आउट। हाँ, तो जो बैठे रहे ना, अब ये दोनों विनर है, तो ये दोनों भाई विनर्स है। हाँ, अब ऐसे ही बहनें आएंगी। हाँ, मतलब टोटल 8 हो, 6 और 8।
तो अभी इससे हमने क्या सीखा? हाँ कि डायबिटीज बहुत घूम रहे तो हम संभल जाए। हमारा कंट्रोलिंग पावर बहुत अच्छा चाहिए, अटेंशन चाहिए। हम कितना स्वस्थ है, हम अपने ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं। वेरी नाइस। तो इसमें हमने सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही सीखी कि डायबिटीज़ आजकल बहुत इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे दी ने भी कल की क्लास में बताया था कि पहले 50+ के लोगों को होता है, लेकिन आजकल 30+, इवन फॉरेन में तो 18-17 की एज में भी डायबिटीज़ है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है अलर्ट रहना, जैसे भाई जी ने बोला अटेंशन देना, कंट्रोल रखना अपने ऊपर। तो जो कुशन था ना, वो कुशन है गुलाब जामुन टोली जो यहाँ बन रही है। तो वो आएगी आपके पास। अभी आप तो मान लीजिए आपको पता है अब गुलाब जामुन है, तो आप किचन में जाओगे ही नहीं, कंट्रोल रखोगे, पर वो खुद कोई दूसरा फेंक देगा आपके ऊपर, कोई दूसरा ले आएगा आपके लिए कि आप दिखे नहीं तो हम आपके लिए ले आए। तो तब हमें क्या करना है? तो हमें उस केस में अलर्ट रहना है, अपने ऊपर कंट्रोल रखना है कि मुझे तो मेरा स्वास्थ्य पता है ना, सामने वाले का शुभ भावना है, उनका प्यार है, प्रेम है हमारे प्रति, पर हमारा भी हमारी प्रकृति के प्रति भी बहुत प्रेम होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले आत्मा को इस शरीर ने जगह दी ना सृष्टि में, तो पहले तो इसका ध्यान रखना है। तो अब हमें किन किन बातों में अलर्ट रहना है, ये कुछ बातें देखेंगे। सबसे पहले हमें अलर्ट तब होना है जब हमारी फैमिली हिस्ट्री है। अगर हमारी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है तो हमें 30-50% होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले यू शुड नो योर सेल्फ। कंट्रोल तो तभी रख पाएंगे जब खुद को जानेंगे। पूरा अध्यात्म ही इस पे खुद को जानना। तो सबसे पहले हमें खुद को जानना है कि मेरी फैमिली हिस्ट्री क्या है। फिर दूसरा हमें अलर्ट रहना हमारे बॉडी वेट को लेकर। जैसे दीदी ने भी बोला कि बॉडी वेट हमें मेंटेन रखना है। एक टर्म होता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें हमारा हाइट के अनुसार हमारा वेट होना चाहिए। तो अपने वेट को हम मेंटेन रखें, कल डिस्कस हुआ था ये। फिर आगे नेक्स्ट है एक्सरसाइज करना, एक्टिविटी करना। जैसे अभी रविनेश भाई ने हमें एक्सरसाइज कराई, तो उन्होंने एक्सरसाइज कराते वक्त एक बहुत अच्छी बात बोली कि हम तो यहाँ पे 1 से 2 बार कर रहे हैं, बट आपको इसे 5 टाइम्स तो मिनिमम रोज करना है। हर एक एक्सरसाइज हेड से लेकर टो तक उन्होंने एक्सरसाइज कराई। तो रोज एक आदत डाले, जैसे उठते ही 5 मिनट एक्सरसाइज करें, उठते ही ये आदत डाल लें। क्योंकि उसके बाद पूरे दिन में हम सेवाओं में दूसरों के लिए इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने लिए समय नहीं मिलता। 5 मिनट पहले उठ जाइए तो ठीक, अमृत वेला के बात कर लीजिए, बट द पॉइंट इज आपको अपने लिए समय स्वयं निकालना है, कोई और नहीं निकालेगा। रीजंस तो 10 निकल जाएंगे कि आज पेट खराब था, आज लेट उठे, कल रात को ये सब रीजंस है। हाँ, प्रायोरिटी आपका स्वास्थ्य है, तो आपको खुद उसके लिए समय निकालना है। आप नहीं निकालेंगे तो कौन निकालेगा? फिर अगर तबीयत खराब होती है ना तो योग भी नहीं लगता, शरीर स्वस्थ नहीं है तो। और शरीर की एक बड़ी अच्छी बात यह है कि आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे ना, ये ध्यान खिंचवाएगा। फिर कभी सर में दर्द होगा, यहाँ दर्द, निरोगी काया। फिर अगला हमें ध्यान देना है, अलर्ट रहना है डाइट के ऊपर। आज दीदी ने बहुत अच्छा बोला कि ज़्यादा भी नहीं करना और कुछ छोड़ना भी नहीं है। तो अलर्ट उन्होंने किस किस पे बोला? वेजिटेबल्स पे बोला है, मिल्क प्रोडक्ट्स हमारा कंजम्पशन, इस पे अलर्ट रहे, प्रोटीन, तो हमारा फाइबर्स,
तो हमें बेसिकली डाइट कैसी रखनी है, बैलेंस डाइट रखनी है। तो अभी तक किन किन बातों पे अलर्ट? पहला फैमिली, दूसरा हेल्थ मतलब बॉडी वेट, वेट के ऊपर, दूसरा किस पे अलर्ट रहना है, वेट के ऊपर, तीसरा एक्सरसाइज, एवरीडे एक्सरसाइज, इस पे अलर्ट। दीदी ने क्लास की शुरुआत ही आज करी थी सेल्फ डिसिप्लिन, तो रोज एक्सरसाइज का डिसिप्लिन हो। फिर नेक्स्ट बैलेंस डाइट। अगला हमें अलर्ट रहना है, मतलब जो लोग स्मोक करते हैं या अल्कोहल लेते हैं, चाहे लिटिल लिटिल ले बट बंद, एकदम से बंद। और अगला मेडिटेशन, रोज क्या करना है हमें, मेडिटेशन। वो तो खैर हम सब कर ही रहे हैं। तो इन सब बातों हमें क्या रहना है, अलर्ट। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं किन किन में, फैमिली हिस्ट्री, बॉडी वेट, एक्सरसाइज, डाइट, मेडिटेशन। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपको कभी भी कोई सिम्टम दिखाई दे, जैसे अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है, या अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, या अगर आपको छोटी सी चोट लग जाए, अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट है और ये सब हो रहा है आपको, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर के पास ही जाए। वरना आपका पड़ोसी भी आजकल डॉक्टर बना हुआ है, वो बोलेगा भाई साहब ये तो ज़रा सी है, इसको क्या करना है, हाँ थोड़ी हल्दी लगा लो, हल्दी वाला दूध पी लो। इनको नहीं सुनना। एक डॉक्टर ने 5-6 साल पढ़ाई करी है, फिर 3 साल और पढ़ाई करी है, तो एक डॉक्टर चुने, उनके पास चले। और डॉक्टर शॉपिंग नहीं करनी कि आज इनको दिखाया कल उनको दिखाया। स्टिक टू वन डॉक्टर, और अपने डॉक्टर पे भरोसा होना चाहिए, तो आप क्या होंगे, जल्दी सही होंगे। तो इन बातों में हमें क्या रखना है, अलर्ट, अटेंशन रखना। थैंक यू। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स रवनेश भाई को और समीक्षा बहन, यशोदा बहन, बहुत अच्छा एक्टिविटी भी करवाए हैं। ऐसे बहुत सारे यूनिक एक्टिविटीज़ आपको कैंप में भी करवाया जाता है। एंड कल कुछ हमें कॉल्स और मैसेजेस आए हैं कैंप के रिलेटेड, तो उसके लिए हम एक बार वापस क्लैरिटी देना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने एकोमोडेशन के लिए पूछा था। तो ये जो 4 डेज कैंप जो है ग्लोबल हॉस्पिटल में होगा, और एकोमोडेशन ग्लोबल हॉस्पिटल में ही होगा। ऐसा नहीं कि आप शांतिवन में रुकेंगे और यहाँ आके अटेंड करेंगे, ऐसा नहीं है। वो इन हाउस कैंप है, मतलब आप वहाँ भर्ती हो रहे हैं, वहाँ पर भर्ती होके एडमिशन लेके फिर आप 4 दिन वहीं पे रहेंगे, पर तो पूरा आपका खान पान, एकोमोडेशन, वो सब ग्लोबल हॉस्पिटल में ही है। ये क्लैरिटी बहुत सारे लोगों ने पूछा था। हाँ, वो हम बता देंगे जो कॉल या मैसेज करेंगे। और आपका जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस है आप ग्रुप में डाल दीजिए, कल हम क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन लेंगे। तो डायबिटीज रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है ग्रुप में डाल सकते हैं, ऑडियो या टाइप मैसेज, कुछ भी चलेगा। ओम शांति। विश्वास है इस जंग में हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। विश्वास है इस जंग में हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। फिक्र नहीं ये दुनिया क्या कहती, क्या कहती, फिक्र नहीं ये दुनिया क्या कहती, क्या कहती। विश्वास है इस जंग में हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। सुबह ईश्वर से मैं शक्ति ऐसी मांगू, हर सुबह ईश्वर से मैं शक्ति ऐसी मांगू। जीत सकूं इस जंग में हार कभी न मानूं, जीत सकूं इस जंग में हार कभी न मानूं। विश्वास है इस जंग में हम जीतेंगे, हम जीतेंगे।
अफसोस नहीं टाइफन होने का। गर्व करूं मेरे जीवन में भेंट है अनमोल कोई, गर्व करूं मेरे जीवन में भेंट है अनमोल कोई, भेंट है अनमोल कोई, भेंट है अनमोल कोई। विश्वास है इस जंग में हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। मधुमेह के साथ सफर में खास मित्र इंसुलिन है, मधुमेह के साथ सफर में खास मित्र इंसुलिन है। इंसुलिन मेरे जीवन में एक अनोखी शक्ति है, इंसुलिन मेरे जीवन में एक अनोखी शक्ति है। विश्वास है